अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने से रोक दिया है 8 अप्रैल पीर के रोज तक। हमजा शहबाज के वकला ने नैब टीम की कार्रवाई पर लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी। हफ्ते के रोज मुकदमात की समात न होने के बायस वकला ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात की और इस मामले से आगाह किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज के वकला की दरख्वास्त पर अपने चैम्बर में समात की और अबूरी हुक्म जारी किया है। अदालती हुक्म मिलने के बाद नैब की टीम मॉडल टाउन से रवाना हो गई। इससे पहले नैब ने पुलिस की भारी नफरी के साथ हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे में दूसरी बार उनके रिहाइश गाह के बाहर वो मौजूद थे, छापा मारा और उनके घर का मुहासरा किया था। नैब की टीम, पुलिस, रेंजर्स और एंटी राइट फोर्स के हमरा 5 घंटे तक ये नैब की टीम उनके घर के बाहर मौजूद रही। नैब के छापे की खबर मिलते ही मुस्लिम लीग नून के कारकुनान कल ही की तरह आज भी मॉडल टाउन पहुंच गए। पुलिस की जानिब से जो रुकावटें खड़ी की गई थी उनको अबूर किया गया और इसी दौरान पुलिस और जो कारकुनान थे नून लीग के उनके दरमियान हाथापाई भी हुई। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, नया शहबाज की गिरफ्तारी के लिए दोबारा छापा, पुलिस और लीगी कारकुनान में झड़प। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हमजा शहबाज को खुद को नैब के हवाले करना चाहिए, हाँ या नहीं। सबसे पहले हफीजुल्लाह न्याई साहब की तरफ जाएंगे। न्याई साहब, क्या समझते हैं आप? सबसे पहले मेरी शामत तारीख के जो है सबक दो बहुत ही अहम, बल्कि शायद दो ही। एक तो यह है कि तारीख से कोई बंदा सबक नहीं सीखता, किरदार तब्दील हो जाते हैं। अगर तरीका वारदात एक तो हमेशा नतीजा भी वही। दूसरा यह है कि तारीख से सबक कोई नहीं सीखता और तारीख अपने आप को दोहराती है। अब सूरत हाल ये है कि जो कुछ ये हो रहा है, मुझे एक तकरीर याद आ रही है बेनज़ीर भुट्टो साहबा की 1997 के अंदर, अप्रैल के अंदर नई असेंबली फॉर्म हुई थी। वो बेचारी पूरी तरह इलेक्शन हार गई थी। 2/3 वज़ीर आज़म उनके करीब बैठे थे, तो उन्होंने कहा था नया ये एक निज़ाम नैब का ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि इनको कोई बता दे कि ये इस जाल में आपने बहुत जल्दी फंसना है। मैं हमेशा कहता हूँ वो बड़ी तारीखी तकरीर थी, उसको कभी मैं बड़ा दिल करता है असेंबली के आर्काइव से निकालूं। और उसके बाद जो कुछ आज हमजा के साथ हो रहा है, बैन ही यही कुछ तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो आप ये समझें कि वही हुकूमत करने का अंदाज, वही सारे जो है जराए, बैन ही इनके घरों में भी दीवारें टापी जाएंगी। फिर एक और बात, 3 नवंबर 2007 को मुशर्रफी इमरजेंसी लगी, तो मैं रात 11 बजे घर पहुंचा तो आगे देखा घर को पुलिस के घेरे में पाया। पता चला कि कोई 100-150 पुलिस ऑफिसर इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे हुए हैं। खैर मैंने उनसे वारंट पता किया, कोई वारंट नहीं थे एज यूजुअल। उन्हें मुझे एक टूटा भजा कोई नजरबंदी का आर्डर दिखाया। मैं अंदर आया, इमरान खान साहब अकेले वहां मौजूद थे, तो समझ नहीं आ रही थी क्या किया जाए। मैंने कहा मुझे ये बताओ आपने गिरफ्तारी देनी है? इमरान खान ने कहा नहीं देनी। मैंने कहा दोनों तरीके हैं, गिरफ्तारी देनी है वो भी तरीका कार अभी वजह कर लेते हैं, गिरफ्तारी नहीं देनी वो भी कर देते हैं। बहरहाल जब उन्होंने कहा मैंने गिरफ्तारी नहीं देनी, तो उनको उस घर से जाहिर है कि इमरान खान साहब फिर पौरीख के नरगे और घेरे को तोड़ के और वो निकल गए। और फिर बाद में 14 नवंबर को गिरफ्तारी तो कैसे हुई। फिर इमरान खान के खिलाफ जब वारंट गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किए ये अभी पिछले 2014 में, तो दर्जन दफा बनी गाला में पुलिस गई, उसको नहीं घुसने दिया गया। तो आज मैं यही बात करूं, मैं आपके सवाल में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जो दिलचस्पी है फवाद चौधरी की और इनकी तकरीरों में, जो ये कह रहे थे जी कि गिरफ्तारी देनी चाहिए थी। भाई आप बताएं कि ये जब ये वाकयात आपके साथ बीते थे 3 नवंबर 2007 को, तो क्यों नहीं गिरफ्तारी दी थी? चलें ठीक है, क्यों पुलिस को हवाला आप दे रहे हैं कि इमरान खान साहब ने क्या तरीका अपनाया था, नहीं ऑप्शन न्याई साहब। ठीक है, मैं ठीक मजहर अब्बास साहब की तरफ जाएंगे। मजहर साहब, हफ्ते के रोज लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये अहकामात जो दिए गए हैं, क्या ये गैर मामूली बात है? ऐसा या होता आया है पहले कभी? देखिए, आम तौर पे जो पुलिस और हमारी एजेंसीज का स्टाइल होता है वो फ्राइडे को या सैटरडे को क्यों गिरफ्तार करती हैं? वो नॉर्मली इसलिए गिरफ्तार करती हैं कि अगले दिन आप अदालत से कोई रिलीफ ना ले लें। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस हमारे यहाँ रही है। लेकिन मैं तो दोपहर से डिप्टी डायरेक्टर नैब की तकरीर के सहर में मुब्तला हूँ।
क्या उन्होंने अल्लामा इकबाल का शेर, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान और ऐसी सियासी तकरीर के वाह क्या हमज़ा शहबाज सियासी तकरीर करेंगे या फवाद चौधरी सियासी तकरीर करेंगे जो उन्होंने सियासी तकरीर की। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि हमज़ा शहबाज को गिरफ़्तारी देनी चाहिए थी। आप देखिए, गिरफ़्तारी देने के अपने तरीक़े होते हैं। आप उसको एक पॉलिटिकल इवेंट बनाना चाहें, आप पॉलिटिकल इवेंट बना के गिरफ़्तारी दे दें। 1986 में बेनज़ीर भुट्टो ने गिरफ़्तारी कैसे दी थी? 70 क्लिफ्टन का घेराव हुआ था, बेनज़ीर भुट्टो को गिरफ़्तार करने आए थे वो, उनको लियारी में खिताब करना था। बेनज़ीर भुट्टो एक कारकुन की गाड़ी में छुप कर गई और फिर लियारी के मजमे के दौरान जो है वो वहाँ उन्होंने खड़े होकर तकरीर की और गिरफ़्तारी दे दी। आप आज नहीं, आपको 2 दिन का रिलीफ मिला है, 4 दिन बाद आप गिरफ़्तार हो जाएंगे। ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पोजीशन क्या होती है हमज़ा शहबाज की अगर वो आज गिरफ़्तारी देते हैं और फिर इस्लाम और इस पीर को जाके वो लाहौर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट की फाइल करते और कहते कि उनको, और वहाँ भी तकरीर करते, गिरफ़्तारी देने से पहले तकरीर करते हुए कहते कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन चूंकि वो कानून की उस पर यकीन रखते हैं लिहाजा वो गिरफ्तारी देते हैं। तो दोनों तरीके हो सकते थे गिरफ्तारी। मेरे ख्याल में उनको गिरफ्तारी दे के वो ज्यादा उनका पॉलिटिकल वेटेज होता, इससे उनको रिलीफ तो मिल गया, लेकिन ये टेम्पररी रिलीफ है। अल्टीमेटली तो नैब ने उन्हें गिरफ्तार करना है, वो कर लेगी उन्हें गिरफ्तार। बिल्कुल सही। महमल, जो हमारे साहब भी जिक्र करें, नैब के डिप्टी डायरेक्टर ने जो बयान दिया, जब उनसे सहाफ़ियों ने सवाल पूछा किस बुनियाद पर आप आए उनको गिरफ्तार करने, वो अजीम लीडर्स का हवाला दे रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सियासी तकरीर कर रहे हैं। तो ये खुद ही नैब फ़ायदा नहीं दे रही, ख़ास तौर पर इस केस में हमज़ा शहबाज साहब को? पहले तो अब सर मैं इसके अंदर नहीं का ऑप्शन लूँगी, और जो आपने नैब के इनकी डिप्टी डायरेक्टर की बात की, उन्होंने जिस किस्म की स्पीच दी है वो ऐसे लग रहा था कि जैसे पीटीआई का कोई कैबिनेट मेंबर उस तरह की स्पीच देते हैं। मतलब ये लग रहा था कि वो खुद एक सियासी फ़र्द हैं और वो सियासत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आओ गिरफ्तारी दो, ग्रेट लीडर्स को करना चाहिए, डरते क्यों हो, ये वो इस तरह की बातें नैब को जो है ना वो सूट नहीं करती, ये उनका अपना केस वीक होता है। अच्छा, जहाँ तक ये मेरे ऑप्शन की वजह है वो ये है कि देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि नैब को ये पिछले 2 दिन से इतना ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। वो जिस तरह शहबाज शरीफ के साथ उन्होंने किया था कि उनको बुलाया, वो गए दफ्तर में, वहीं से उन्हें गिरफ्तार कर लिया, इस तरह की चीज़ भी वो हमजा शहबाज के साथ कर सकते थे। उनके घर पे जाके उन्होंने कह लें कि एक पॉलिटिकल ड्रामा स्टेज किया है उन्होंने। जहाँ तक हमजा शहबाज, मुझे लगता है कि उन्होंने गिरफ्तारी इसलिए नहीं दी, ठीक है वो टेम्प्रेरी रिलीफ होगा, लेकिन वो अभी चाहते हैं वो रिलीफ। उसकी वजह यह है कि पंजाब के अंदर इस वक्त एक पॉलिटिकल स्पेस बन रही है। बुज़दार साहब हमें थोड़े से शेकी फाउंडेशंस पे नज़र आ रहे हैं, ये ज़रा पीटीआई की हुकूमत भी हमें थोड़ी सी तो राब्तों की खबरें आ रही हैं नून लीग के दरमियान भी और भी सियासी जमातों के दरमियान। तो मेरे ख्याल में नून लीग इस वक्त जो है, और हमजा शहबाज ख़ास तौर पे, उन्हें ये पता है कि अगर एक बार मैं गिरफ्तार हो जाऊँ तो 5-6 महीने तो फिर मैंने रहना ही है। ये अलीम खान के साथ भी हुआ है, बाकियों के साथ भी इसी तरह हुआ है, तो वो सीन से बाहर नहीं होना चाहते। दूसरा, उन्होंने देख लिया गिरफ्तारियों का फ़ायदा क्या हुआ। देखिए, मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब ने तो खुद ही गिरफ्तारी दी थी ना, उनको अब खामोशी साधनी पड़ी है, चुप करके बैठे हुए हैं क्योंकि ये डील की बात हो रही है। तो पीएमएलएन को गिरफ्तारियां देने का कोई खास फायदा नहीं हुआ। स्ट्रीट एजिटेशन उनका फोटे है नहीं, या तो वो स्ट्रीट्स पे निकल आते हैं ना गिरफ्तारियों के बाद, तो फिर वो एक सियासी चीज़ बनाते, एक तहरीक बनाते। लेकिन इसलिए हमजा शहबाज मेरे ख्याल में आखिरी वक्त तक इस चीज़ को रेजिस्ट करेंगे जब तक वो गिरफ्तार नहीं होते, क्योंकि नून लीग को इस वक्त पंजाब में पोलिटिकल सीन से वो बाहर नहीं होना चाहते। ये सबसे बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से वो अभी उधर बैठे हुए हैं। ठीक है बेनज़ीर, आप समझती हैं, आपके ख्याल में क्या ये तरीक़ाकार नैब की तरफ से क्यों अपनाया जा रहा है कि बार बार उनके घर पहुंच रहे हैं और ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है? अब सब मैं सवाल का जवाब देने से पहले एक मुझे बात आज याद आ रही थी, आज का भी वाक़या और जो कल का भी वाक़या हुआ था। 2013 में मैंने फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम जो थे, वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर थे, इलेक्शन से बिल्कुल पहले, उनका मैंने इंटरव्यू किया था। उस वक्त मुझे अब उनकी बात याद आती है। उस वक्त उन्होंने मुझे कहा था, उन्होंने कहा अगर आप एक सियासतदान हैं पाकिस्तान में तो या तो आप हुकूमत में या आप जेल में, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो मुझे आज उनकी वो ये बात याद आ रही थी। जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है, मुझे भी नहीं लगता, जैसे महमूल कह रही थी कि उनको गिरफ्तारी देनी चाहिए थी। देखिए, जहाँ तक कानूनी नुक्ता नज़र है, क्योंकि मेरी काफ़ी वो क्लास इस पर बात हुई है आज, इस पर बड़ी कन्फ्यूजन है।
एक कुछ वकला जो है वो ये कह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो बड़ा स्पेसिफिक था, वो शहबाज शरीफ के बारे में था। अच्छा, उसमें ये नहीं लिखा हुआ किस केस के बारे में, उसमें बस लिखा हुआ है कि आपने उनको 10 दिन का नोटिस देना है, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो, रमज़ान शुगर मिल हो। दूसरा जो क्या कहते हैं जो राय है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो वो प्रेसिडेंस लेगा, वो सुपरसीड करेगा, कोई भी छोटे कोर्ट का ऑर्डर हो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सुपरसीड करेगा। अब इस पर भी एक कन्फ्यूजन है, तो अब इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए नैब को क्या करना चाहिए था? नैब को जाना चाहिए था लाहौर हाई कोर्ट और वहाँ पे जाके एक क्लेरिफिकेशन लेनी चाहिए थी कि आप हमें बताएं हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर माने या आपका ऑर्डर माने। ये एक ड्यू प्रोसेस है और इसलिए हमजा शहबाज को आज गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि नैब को भी अब एक ड्यू प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। ये तो नहीं आप कर सकते कि बाहर आके खड़े हो जाएं तो इस तरह के पॉलिटिकल बयान दें। और दूसरी बात इसलिए कि उनके वालिद के साथ देखें अभी क्या हुआ है, वो 5 महीने कस्टडी में थे नैब की, उसके बाद उनको बेल मिली और हम सब ने वो पढ़ा हुआ है वो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर, जिसमें वो जो जज हैं वो कह रहे हैं कि मतलब ये है क्या, ये सबूत क्या है, ये केस क्या है, ना आशियाना के केस ही कुछ समझ आ रही है ना रमज़ान शुगर मिल के, तो इस तरह के तो आप केसेस बना रहे हो। और मैंने नैब के खुद डॉक्यूमेंट्स देखे हैं जो मुझे खुद नैब के अफसरान ने दिए हैं और उसमें सिर्फ 3 केसेस थे जो हमजा शहबाज के खिलाफ लिखे गए थे। बहुत है आपके ख्याल में? मैं एक सेकंड ये कंप्लीट कर लूँ अब। उसमें एक तो रमज़ान शुगर मिल था, एक साफ पानी का केस था और एक ये असासे का केस था। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस एक नया केस है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि मुझे तो नहीं पता इस केस के बारे में, मुझे नहीं पता किसको पता है इस केस के बारे में, शायद हमजा शहबाज को खुद भी नहीं पता कि ये क्या केस है। फवाद चौधरी जो हमारे इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो आके हमें बता रहे हैं कि ये केस क्या है। अभी उनकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, वो बता रहे हैं कि इस तरह के 2 लोग आए, उन्होंने ये कहा, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, हमजा शहबाज उसमें इन्वॉल्व थे। तो ये हमें नैब क्यों नहीं बता रही कि ये उन पर इल्ज़ाम हैं आप ये हमजा शहबाज के खिलाफ जिसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं, ये हमें आके हुकूमत क्यों बता रही है? अगर नैब एक आज़ाद अदारा है तो हुकूमत को क्यों नहीं, तो उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए? इस सूरत हाल में ये सवाल जरूर उठता है कि तफसील वजीर तलाक क्यों बता रहे हैं नैब की तरफ से। साफी साहब बेनज़ीर कह रही थी कि नैब को कन्फ्यूजन को दूर करना चाहिए था, तो नैब तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ज्यादा मजीद बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह सवाल उनसे मुकदमात का किया गया डिप्टी डायरेक्टर से, लेकिन वो लीडर्स, अजीम लीडर्स की एग्जाम्पल देने शुरू हो गए। हमजा शहबाज साहब को आपके ख्याल में क्या करना चाहिए था आज? नहीं, जो कन्फ्यूजन दूर करे वो फिर नैब कैसे हो गया, ये इसके बारे में हमारी राय किसी से ढकी छुपी नहीं है। और अब बदकिस्मती ये है कि ख़ुद इस इदारे के अंदर भी ब्लैकमेलर काफ़ी बढ़ गए हैं जो लोगों को भी ब्लैकमेल करते हैं। और कल हमने बात की थी कि इसमें मुख्तलिफ लॉबीज़ के लोग भी घुस आए हैं। तो नैब के किसी एक्ट की तो ना कोई तवजीह पेश की जा सकती है और ना उनसे मेरिट पे और अकल की बुनियाद पे किसी इक़दाम की तवक्को की जा सकती है। लेकिन मैं फिर भी मज़हर अब्बास साहब की राय से इत्तेफाक करता हूँ कि हमजा शहबाज को रिजिस्ट नहीं करना चाहिए था और किसी भी लॉ इन्फोर्सिंग इदारे के मुझे रिजिस्ट करने का इख्तियार नहीं है। मैं उस पर तनकीद करूँगा, मैं उससे इख्तलाफ करूँगा, मैं उसके इक़दाम के ख़िलाफ़ अदालत से रुजू करूँगा, लेकिन पुलिस को, नैब वाले को, फ़ौजी को या किसी और को, जो भी स्टेट आर्गन है और लॉ इन्फोर्सिंग इदारा है, उसको अगर आप रिजिस्ट करते हैं तो उससे अनारकी फैलती है। और फिर अगर हमजा शहबाज और ये लोग भी इस तरह करें तो फिर इनमें और इमरान खान में क्या फ़र्क रह जाता है? ये तो इमरान खान साहब का सिर्फ क्रेडिट है कि वो इश्तिहारी होंगे और इसी इस्लामाबाद में फिरते होंगे। वो पुलिस वाले को भी मारे पीटेंगे, वो IG को भी धमकियाँ देंगे और वो सिविल नाफरमानी का भी ऐलान करेंगे। तो आज अगर हमजा शहबाज और नवाज शरीफ और ये लोग भी इस तरह के काम शुरू करें तो फिर इनमें और इमरान खान में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। फिर इनको अपने आप को उनसे मुख्तलिफ साबित करने का दावा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गिरफ्तारी देनी चाहिए थी। हमारे साहब मुख्तसरन आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं सिर्फ ये ऐड कर रहा था, मुझे नहीं पता ये पिछले 5-6 घंटे में जो भी डेवलपमेंट हुई उसमें मुझे मरियम नवाज का कोई ट्वीट नज़र नहीं आया। उसकी क्या वजह है? वरना नॉर्मली वो ज़रूर हाँ रीट्वीट किए, लेकिन उन्होंने खुद कोई चीज़, कोई कमेंट उसके हवाले से, हालांकि दोनों चीज़ें, एक तो ज़ाहिर है हमजा शहबाज के शहबाज शरीफ के घर पे छापा, हमजा शहबाज की गिरफ्तारी, पूरा 5-6 घंटे कारकुनों के साथ वो, लेकिन इसमें मुझे वो बिल्कुल मिसिंग नजर आया। अब उसकी क्या वजह है ये मेरा ख्याल है वो बेहतर जानती है। गौर बात है कि मरियम नवाज ने इस पे कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया? 3 नहीं 2 हाँ के सामने आए हैं। अभी हम एक ब्रेक लेंगे रिपोर्ट कार्ड में, उसके बाद हम बात करेंगे रोटी 1 खानी चाहिए या 2। बात होगी एक ब्रेक के बाद।
हिकमत और दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा। 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। बट इंशाअल्लाह अल्लाह वो दिन ज़रूर लाएगा और बहुत जल्द कि 2 के बजाय आप 2.5 रोटियां खा सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर असेंबली मुश्ताक गनी साहब का ये बयान आप मुलाहिजा कर रहे थे। इस पर हमारा रैपिड फायर सवाल कुछ यूँ है, हिकमत और दानिशमंदी से चलना पड़ेगा, 2 रोटियों के बजाय एक पर इक्तफा करना पड़ेगा। मुश्ताक गनी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के मशवरे पर क्या कहेंगे। सबसे पहले सलीम साफ़ी साहब की तरफ जाएंगे। साफ़ी साहब, क्या कॉमेंट्स होंगे आपके? उनका कसूर नहीं है, असल में उनकी सियासी तरबियत चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ हुई है और उनकी पार्टी के लंबे अरसे तक MPA रहे हैं, तो उधर तो सारी बातें रोटी शूटी में होती हैं, इसलिए वो आज उन पे भी वही असर बाकी है, तो वो रोटी शूटी का जिक्र करके मुल्की मईशत का भी वो करना चाहते हैं। और फिर देखें, पिछले 5 सालों में वज़ीर तालीम की हैसियत से उन्होंने सिर्फ रोटियाँ शूटियाँ उड़ाई हैं। आप लोगों ने देखा है कि इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटियों का क्या हशर हुआ बाकी, और ये भी बड़ी गनीमत है। अब अगर उसकी जगह जुल्फी बुखारी या इस तरह होते तो वो बात करते कि रोटी खाने की बजाय आजकल लोग बिस्किट खाया करें। तो इन्होंने फिर भी चूंकि ग्राउंड पे सियासत करते, तो मुश्ताक गनी ने तो फिर भी मेहरबानी की है कि आपको रोटी ही की ज़ुबान में मशवरा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, सियासी तरबियत की बात। महमल, मैं तो 2 रोटियां खाए बगैर फंक्शन नहीं कर सकती पूरा दिन, पर मुझे परेशानी हुई है ये बयान सुन के। आपके क्या तासुरात है? अब सब मैं तो 2 से भी ज़्यादा खाती हूँ, शायद मेरे इसीलिए ये हालात हैं। तो खैर, मुझे इस पे एक्चुअली सच्ची बात है बड़ा ही एक मतलब हंसी भी आई, लेकिन दूसरी तरफ ये अफसोस भी हुआ कि इनको ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन जो है इसका इल्म ही नहीं है, इतने इग्नोरेंट है। ये बिल्कुल वैसी बात है जिस तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान एक प्रिंसेस ने कहा था कि लेट देम हैव केक, क्योंकि उन्होंने कहा जी ब्रेड नहीं है उनके पास, उन्होंने कहा तो केक खा ले, ब्रेड नहीं है। तो ये ऐसी बात कर रहे हैं, कल को ये कहेंगे यार जब तक हमारी बिलियन ट्री सुनामी पूरी नहीं हो जाती सांस मत लो, ऑक्सीजन कम है, या फिर अभी गर्मियाँ बहुत सख्त आनी है तो पंखे शंखे ना चलाओ, अपने बिस्तर जो है ना उस पर पानी फेंक कर तो उसी पे गुजारा कर लो, ठंडा रहेगा। तो मतलब ये इस तरह की बातें करें। और देखिए ये खाली एक नहीं है, असद उमर साहब ने जिस तरह के मतलब माशाल्लाह से क्या ही बयान दिया था कि अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें, महंगाई की वजह यह है कि अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ गई हैं। भाई मतलब कि अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ी हैं तो उसकी वजह से महंगाई है ना। ये एक चीज़, इनके जीनियसेस भरे पड़े हैं PTI के अंदर। मतलब मैं तो सिर्फ यही कह सकती हूँ कि इन लोगों को मेरे ख्याल में अपने बोलने से पहले ना जरा सोच लेना चाहिए, प्लीज सोच के बात किया करें, इस तरह मजाक ना लोगों का उड़ाएं। अवाम, ठीक, मजाक की बात ये। न्याई साहब, अवाम क्या करें? एक वजीर कहते हैं कि गीजर लग्जरी आइटम है, गुलाम सरवर खान साहब एक अब कह रहे हैं कि 1 रोटी खाएं, तो अवाम तो परेशान ही हो जाएंगे ये बातें सुन के। अब सब माइंड ना करना, मुझे इस क्वेश्चन से कोई दिलचस्पी नहीं है। पहले तो हु इज शी ना, उसका कोई बंदा कोई स्टेटमेंट दे दे, हम डिस्कस करें। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सारे चाहे लोग ग्लूड हैं कि हमजा के बारे में खादा तबसरे हो रहे हैं। एक क्वेश्चन काफ़ी था, तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इस क्वेश्चन के आंसर में। हो गई ना हमजा शहबाज साहब पे इतनी तफसीली गुफ्तगू हो गई। स्पीकर हैं वो असेंबली के, इसलिए हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं। मजर अब्बास साहब, अगर वो फर्जी तौर पर हाइपोथेटिकली भी कह रहे हैं। आप जी जी, मैंने कहा न्याजी साहब को बखूबी पता है, ये तो शुक्र है कि मुश्ताक गनी थे। अगर इनके कज़न प्राइम मिनिस्टर साहब होते तो वो रोटियों की बजाय कहते हैं कि भाई 4 देसी मुर्गियों की बजाय 1 देसी मुर्गी खाया करे जब तक हमारी हुकूमत है। इसीलिए शायद न्याई साहब इस पर कमेंट भी नहीं करना चाहते, इस टॉपिक को टच ही नहीं करना चाहते। मजर अब्बास साहब, अगर वो फर्जी तौर पर हाइपोथेटिकली भी कह रहे हैं, तो क्या इस तरह की मईशत की सूरत हाल में आवाम से इस तरह के मुतालबे करने चाहिए कि आप अपना खाना पीना कम कर दें? मुश्ताक गनी साहब का जिस सूबे से ताल्लुक़ है, उस सूबे के मज़दूर का गुजारा ही 1 रोटी पर होता है। वो जो 2 रोटी खाते थे वो लोग आजकल 1 रोटी खाते हैं। चूँकि रोटी इतनी महंगी हो गई है कि वो जो 2 रोटी अफोर्ड कर सकता था वो 1 रोटी अब 2 रोटी अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये पूरे मुल्क का हाल है। मैंने तो वो जिससे उसमें जाके मालूम करें कि वो जो एक नान और प्याज के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता है, उसके लिए आपने एक नान लेना भी मुश्किल कर दिया है। जो चीज़ें महंगी हो रही हैं उसका तसव्वुर नहीं है। हम पिछले 1 हफ्ते में, पिछले 4 दिन में हम किन इश्यूज़ को डिस्कस करें। हमने डिस्कस किया कि दवाओं की कीमतें कहाँ पहुँच गई हैं आज, और लाइफ सेविंग ड्रग्स मिलती नहीं हैं लोगों को। हमने मालूम किया, हमें अंदाज़ा नहीं होता, हम बड़े आराम से पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो हम समझते हैं कि मसला सिर्फ पेट्रोल का है, सिर्फ गाड़ियों में पेट्रोल डलने का है। इसका जो बराह रास्त असर आम आदमी पर पड़ता है इसका हमें तसव्वुर नहीं है।
तो ये 2 रोटी और 1 रोटी की बात यही कर सकते हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि जो लोग 2 रोटी खाते थे वो अब 1 ही रोटी खा रहे हैं, पहले से ही 1 रोटी खाने पे मजबूर हैं। बेनज़ीर, आपके ख्याल में क्या इस मशवरे पर कहेंगी आप? मेरे तो ख्याल से पहले वो खुद एक भी मैसर नहीं है, एक भी मैसर नहीं है बहुत सारे लोगों को। मेरे ख्याल से अब सब मेरे ख्याल वो उनको शायद खुद पहले इस पे अमल दरामद कर लेनी चाहिए, तो फिर हमें कहें कि आप भी 1 रोटी खाया करें। मतलब ये एक तरह से मजाक उड़ा रहे हैं, पता नहीं लोगों की गुर्बत का मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या है, इस हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसी की मुझे समझ नहीं आ रही। एक तरफ आप टैक्स एमनेस्टी दे रहे हैं उन लोगों को जिनको आप पहले टैक्स चोर कहते थे, दूसरी तरफ पेट्रोल की भी प्राइस बढ़ गई, तो बिजली की भी बढ़ गई, गैस की भी बढ़ गई। तो आप मतलब एक मजाक कर रहे हैं, ये तो मतलब ये कोई बात नहीं थी उनकी करने वाली। आई मीन हम तो इस तरह एज ए जोक ले रहे हैं इस बयान को, लेकिन ये जोक है नहीं। मतलब जो लोग इस तरह रह रहे हैं जिनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है गुजारा करना, मतलब आपकी मिनिमम वेज इस मुल्क की अभी तक 15,000 रुपये ही है, और पेट्रोल भी बढ़ रहा है, बिजली भी बढ़ रही है, गैस भी बढ़ रही है, तो फिर मतलब कि ये कोई बात है करने वाली? आवाम के एहसासात और हालात का मजाक उड़ाने वाली बात है आपके ख्याल में? इस मामले पर कारों की राय आपने जानी। एक और इशू है, उस पर डिस्कशन होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अब गुफ्तगू करेंगे जो आज का हमारा तीसरा टॉपिक है। सवाल इस तरीके से है, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और मिफ्ता इस्माइल के नाम ECL में डाल दिए गए। हुकूमत का ये इक़दाम सियासी है या फिर इंतकामी? 2 ऑप्शंस हैं, सियासी या इंतकामी। सबसे पहले चलेंगे महमल की तरफ। महमल, क्या समझती हैं आप? देखिए, मेरे ख्याल में ये दोनों है, सियासी भी और इंतकामी। सिर्फ इसमें मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन, अब जिस तरह ये मिफ्ता इस्माइल के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, उनके ऊपर उनको नोटिस दिया गया था कि LNG टर्मिनल केस के अंदर, जिसके बाद वो उधर गए भी, पेश भी हुए, और उन्होंने जो एक उनको क्वेश्चनएयर दिया गया उन्होंने उसके जवाब भी दिए। अब जिस केस के अंदर उनको ECL पर डाला गया है वो है कतर LNG कॉन्ट्रैक्ट, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के ऊपर है। इसके अंदर भी PSO में मिफ्ता साहब वॉज 1 ऑफ 9 मेंबर, यानी कि 9 मेंबरों में से वो 1 मेंबर थे। बाकी 8 मेंबरों में फाइनेंस सेक्रेटरी भी था, पेट्रोलियम सेक्रेटरी भी था, वाटर एंड पावर सेक्रेटरी भी था। उन 8 को तो किसी को ECL पे नहीं डाला गया, मिफ्ता साहब को डाल दिया गया। तो फिर इससे क्या जाहिर होता है? इससे यही जाहिर होता है कि ये सियासी भी है और इंतकामी भी। कोई इसका रीजन नहीं है। बहुत बेबुनियाद तरीके से जी, सियासी इंतकामी दोनों है। न्यायी साहब, बदतरीन इंतकाम, भयानक इंतकामी, बदतरीन इंतकाम। बेनज़ीर, आप क्या समझती हैं? मैं भी दोनों का ही ऑप्शन लूँगी। हुकूमत नाम डालती है ECL में, लोअर हाई कोर्ट निकाल देती है। हमजा शहबाज के साथ भी ये हुआ, शहबाज शरीफ के साथ भी ये हुआ। बल्कि मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगी, जब पिछली दफ़ा हमजा शहबाज का नाम निकाला था ECL पे, तो लोअर हाई कोर्ट में उन्होंने कहा था कि लगता है, जो जज थे उन्होंने कहा था लगता है ऐसे कि नैब सज़ा पहले देती है, तहकीकात बाद में करती है। तो अब यही होगा, वो डालते हैं, वो निकाल देते हैं, तो फिर मतलब डालने का फ़ायदा। सही। मदरसा, आपके ख्याल में? देखिए, थोड़ी सी माजरत के साथ मैं पिछले सवाल के जवाब में मैं मुश्ताक गनी साहब की नज़र एक शेयर करता हूँ। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। ये इसके इस सवाल का जवाब इसको सियासी इंतकाम ही कह सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से ब्लैंकेट तरीके से आप ECL में नाम नहीं डाल सकते। हर केस की अपनी मेरिट होती है, उसकी बुनियाद पर डाला जाता है। एकदम ये जो इस तरीके से चीज़ें शुरू हुई हैं, ये बिल्कुल अजीब व गरीब अंदाज अपना लिया गया है, और इससे जो सही मानों में अकाउंटेबिलिटी होती है वो भी मुतासर होती है। और जो बाज़ सिचुएशन में बड़े सीरियस अक्यूज़ड होते हैं जिन्हें सज़ा होनी चाहिए, उनको भी पॉलिटिकल बेनिफिट मिल जाता है इसका। सियासी इंतकाम। सलीम साफ़ी साहब, आपके ख्याल में किस ज़ुमरे में आता है ये इक़दाम? देखिए, पाकिस्तान में सियासी और इंतकामी हम माना है। कोई इक़दाम या तो कानून और अखलाकियात से ओरिजिनेट होगा या फिर सियासत और इंतकाम से होगा। तो ये इसमें या नहीं होना चाहिए था। ये अखलाकी और कानूनी चूँकि नहीं है, इसलिए सियासी और इंतकामी है ये इक़दाम। सियासी भी है और इंतकामी भी है। ज़्यादातर हमारे तजियाकार यही समझते हैं। इसमें हमारे पास काश ज़्यादा वक्त होता तो हम तफसीली गुफ्तगू का प्रोग्राम में शिरकत के लिए शुक्रिया। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, खुदा हाफिज़।